हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। और इसके पहले का जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया वो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए हम उसके आगे का करवाते हैं। ये 2015 का है PYQ और सभी LT ग्रेड LTGIC में आए हुए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले। और LT ग्रेड की दो पारी में होगी एग्जाम। पहले होगा प्री, फिर उसके होगा मेंस। मेंस में रिटन आएगा, लिखित एग्जाम होगा, ये आपको पता होगा सबको। और सिलेबस भी निकलवा लेना अपना। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो जो बना होता है, जो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से, है ना। 20 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? 20, है ना। ये आपको पता है 20 अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना, तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन सबको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग का निर्माण का काम करती है, टूट फूट का काम करती है और मांसपेशियों यकृत इसके मतलब त्वचा सभी मतलब प्रोटीन एक शरीर निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, और रिपेयरिंग जो भी टूट फूट हो जाती है हमारे शरीर में, रिपेयरिंग का कार्य प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो यह आवश्यक अमीनो अम्ल का बना होता है और कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। ए ऑप्शन है जैविल वाटर, जैविल वाटर को जैविल जल इसमें लिखा है। और बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है लवण युक्त जल, डी ऑप्शन है नमक युक्त जल। तो इसमें एक ही है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आपको पता है जो खट्टे चीजों में पाया जाता है, खट्टी चीजों से बनता है ना। साइट्रिक एक आती नहीं है सूखी, जैसे नमक की तरह साइट्रिक आती है जो नींबू संतरे अंगूर इन सब चीजों से बनता है ना। नींबू नींबू और नमक लगा के जब हम दाग को छुड़ाते हैं तब भी छूट जाता है। नींबू से रगड़ो तो आसान से छूट जाता है ना। संतरे ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और क्या होता है? अंगूर, है ना। तो ये सब चीजों से क्या है? साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल बहुत चीजों में, पनीर फाड़ने में काम लाते हैं उसको, साइट्रिक अम्ल डालते हैं तो पनीर फट जाता है ना। बहुत चीजों में यूज होता है जो ड्राई वाला वो होता है साइट्रिक अम्ल। वैसे तो घरेलू में नींबू संतरा ये नींबू तो ज्यादातर यूज होता है दाग धब्बे छुड़ाने में, तो ये होता है साइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इससे कोई क्या है ना कि कपड़े को कोई जो है हानि नहीं पहुंचती है। सबसे अच्छा ये है रासायनिक पदार्थ कि इससे कोई हानि नहीं होती, कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, है ना। कटता फटता नहीं है, झड़ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? इसमें से कौन सा है जो भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है, मिलावट के काम आता है? ए ऑप्शन है पपीते का बीज, बी ऑप्शन है लकड़ी का बुरादा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें ना मिलावट में सभी आते हैं। अब आप ये कहोगे कि जल कहाँ आता है? जल भी आता है। चीनी वगैरह में ना पानी डाल देते हैं, ये मार्केट से जो ले आते हो चीनी, देखो वो थोड़ा मुस्कुराई रहता है। जब डिब्बे में भरो उसके बाद वो कैसे एकदम से ऐसे सिमट से जूटे जूटे से एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, गिल्टी गिल्टी। तो उसमें भी पानी, बहुत सी चीजों में पानी डालते हैं, दाल है और वजन बढ़ाने के लिए पानी डाल देते हैं क्योंकि गर्मियों में क्या है ना कि पानी सूख जाता है बहुत जल्दी। और पपीते का बीज जैसे क्या कहते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं। लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं, धनिया वगैरह जैसे पिसी धनिया रहती है तो उसमें मिला देते हैं लकड़ी का बुरादा, है ना। तो बहुत सी चीजों में ऐसे मिलावट सारी ये सभी आएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। सांद्र का मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे अच्छा स्रोत। सांद्र का मतलब होता है सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा स्रोत। तो इसमें पूछा है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कार्बोज, डी ऑप्शन है खनिज लवण। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कार्बोज। कार्बोज क्या है? भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोज। देखिए क्या कहते हैं ना, ऊर्जा हमें फलों से भी बहुत अच्छा स्रोत मिलता है, बहुत अच्छा, है ना, 60-70%। और जो भोज्य पदार्थ ऐसे जो मतलब हम ऊर्जा युक्त जो भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मिलता है, 80 से 90% मिलता है ना। तो कार्बोज क्या है कि ऊर्जा का बहुत ही अच्छा, एक भारत ही नहीं विश्व में माना गया है कि कार्बोज सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव
यह संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल बेशक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है? ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी ऑप्शन है क्रो एम क्रो, सी ऑप्शन है ईवी हॉरलॉक और डी ऑप्शन है आइंस्टीन। आइंस्टीन कहाँ से आ गए? तो इसमें किसने दिया है? जीन पियाजे ने। कितनी दिया है? 4। इनकी 4 संज्ञानात्मक विकास है इन्होंने जो दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने, बी ऑप्शन है लुई पास्चर ने, सी ऑप्शन है ल्यूएन हॉक ने और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो मतलब बीमारी का जो जीवाणु सिद्धांत मतलब जीवाणु से जो बीमारी होती है उसको सबसे पहले किसने दिया है? लुई पास्चर ने। किसने दिया है? लुई पास्चर ने। कब दिया है? 1865 में। 1800 1865। ठीक है, ये 18 है। 1865 में जो है लुई पास्चर ने दिया। लुई पास्चर ने क्या है ना कि किण्वन और जो है रोगों के बीच संबंध स्थापित करके इन्होंने वो निकाला कि बीमारियां जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं। कुछ सूक्ष्म जो जीवाणु पाए जाते हैं जैसे हमारे नाखून में हो गया, पसीने में हो गया और क्या कहते हैं जो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं। और जो रोगों से जैसे किसी के कोड़ी फुंसी हो गई, उनकी पकड़ियों में जो झड़ जाते हैं उनसे जो होते हैं जीवाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उनके द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं, है ना। जैसे होते हैं ना चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं जिनके और तो उनकी पकड़ियां जो झड़ती हैं तो उसमें भी उससे भी उसको इसीलिए तो कहते हैं वो जो झड़ती है उनको या तो जला दो या तो मिट्टी में गाड़ दो, क्योंकि उससे भी बीमारी होती है ना। तो बहुत से ऐसे चीजें तो इन्होंने पता लगाया कि इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कुछ होता है। तो इन्होंने जब पहली बार पता किया अपने पास उससे दूरबीन से पता किया तो ये पता लगा और इसका एक सिद्धांत दिया इन्होंने, जीवाणु का सिद्धांत दिया कि इसके द्वारा फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं और बीमारियों के नाम बताया। और इन्होंने और 2 लोगों ने मिलकर किया था, रॉबर्ट कोच ने भी किया था। दोनों लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने दोनों लोगों ने मिलकर किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। वहां लिख दो, कोच लिख देती हूँ। ठीक है, रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ही पता लगाया था कि ये जो पेचिस है, तपेदिक है और हैजा है, ये सब जो है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा फैलता है। इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक आवासीय अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक हैं। आवश्यक आवासीय अम्ल इनमें से कौन से विटामिनों के अवशोषण में सहायक है? ए ऑप्शन है ए बी सी डी, बी ऑप्शन है ए बी डी के, सी ऑप्शन है ए डी ई के। तो देखो इसमें होगा करेक्ट सभी। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। आवश्यक अमीनो एसिड का जो है विटामिनों के अवशोषण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बिना इसके कैसे अवशोषित होंगे? तो ये सारी जो जितनी विटामिन है ना इस सबको अवशोषित करते हैं। ए बी सी ई डी ई के ये सभी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाना वाला प्रशीतक पदार्थ है। प्रशीतक का मतलब आप समझ रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज वगैरह में जो गैस होती है वो कौन सी गैस है वो पूछा है। ठीक है, तो आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाना वाला प्रशीतक पदार्थ है कौन सी ऐसी गैस है? ए ऑप्शन है फ्रियोन 12, बी ऑप्शन है डाइफ्लोरोमीथिन, सी ऑप्शन है ड्राई बर्फ और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें ड्राई बर्फ नहीं होगा, बर्फ तो उसमें खुद ही जम जाता है। इसमें क्या होगा? फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 को ही क्या कहते हैं? CFC। यहाँ लिख दो CFC, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये शॉर्टकट में CFC गैस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो फ्रिज में प्रयोग होती है। लेकिन अब ये ना इस पर रोक लग गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो इससे द्वारा जो निकलती है ना इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। पराबैंगनी किरणों का मतलब वो अस्तर बढ़ जाता है इसके गैस से, जैसे AC से जो निकलते हैं और रेफ्रिजरेटर से जो निकलते हैं, ये इन गैसों का से जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए इनको प्रतिबंधित किया गया है और दूसरी गैस का यूज में लाया जा रहा है। लेकिन अभी विकासशील देशों में ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रोक है, फिर भी यूज तो होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइफ्लोरोमेथेन। डाइफ्लोरोमेथेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा लेकिन फ्लोरोमेथेन होगा। ठीक है, ये होगा इसका रासायनिक नाम। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ताप ज्यादा बढ़ जाता है, पराबैंगनी किरणों का ज्यादा असर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के
निम्न अंग को प्रभावित करती है। मतलब कौन सा अंग है ये मैंने कल आई थिंक, हाँ कल के क्वेश्चन में भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं था, ऑस्टियोमलेशिया था, लेकिन है सेम ही, दोनों के एक ही नाम है, ठीक है, एक ही हड्डी से संबंधित ही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है। शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? ए ऑप्शन है त्वचा, बी ऑप्शन है अस्थि, सी ऑप्शन है नेत्र, डी ऑप्शन है गला। तो मैंने बता ही दिया कि किससे होगा, अस्थि। अस्थि को प्रभावित करती है, क्यों? क्योंकि इससे, इसकी कमी से ना, ये मैंने बताया था, ये कैल्शियम, पहले लिख देती हूँ, कैल्शियम और विटामिन डी, और विटामिन डी, ठीक है, इनकी दोनों पे ज्यादा जब अधिकता हो जाती, कमी हो जाती है ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ज्यादातर ये उम्र बढ़ने के साथ होती है। इससे क्या होता है कि अस्थियां मतलब कमजोर हो जाती हैं और लचकने से लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं और क्षणभंगुर हो जाती हैं, जिससे टूटने का खतरा ज्यादा बन जाता है इससे, मतलब इसकी कमी से, है ना। तो कैल्शियम, लंबे समय तक कैल्शियम ना लो और विटामिन डी की अगर लंबे समय तक कमी रह गई तो फिर ये बढ़ जाता है। ज्यादातर ये कहाँ होता है? घुटनों में, कोहनी में, मतलब जोड़ों जोड़ों के में होता है। जोड़ों का जो दर्द होता है ना, ये वही है। तो ये जो घुटनों में है, पैरों में है, और क्या कहते हैं, कूल्हे पे है, कंधे पे है ना, कोहनी में है, तो ये जहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट आता है ना, हर जगह पे दर्द होता है, और जगह पे हड्डियां जो है बहुत लचीली और बहुत फुसफुसी सी हो जाती हैं, ठीक है, इसकी कमी से। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच 7 इंगित करता है कि विलियन, विलियन का यह पदार्थ है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीएच 7 इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है नमकीन। तो पीएच 7 क्या करता है? उदासीन, ठीक है, उदासीन। उदासीन क्यों? क्योंकि ये ना बहुत अम्लीय है, ना मतलब बहुत क्षारीय एल्कलाइन है, और ना बहुत एसिडिक है ना बहुत अम्लीय है, ना बहुत क्षारीय है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है? ये जीरो से लेके जो है, क्या कहते हैं, 14 तक, 14 तक जो स्केल होता है ना, ये पीएच मान का जो स्केल नापते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया, 11 हो गया। अब इसके आगे समझ लो, मतलब आएगा नहीं इसमें ना, 12 हो गया, ऐसे करके 14 तक है, 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर देखो, 7 14, 7 नंबर क्या है? ये बीच का है ना, 7 नंबर जो है बिल्कुल बीच का है। तो ये ना बहुत क्षारीय है, ना बहुत अम्लीय है। तो ये क्या है? बीच का, उदासीन है। जैसे पानी है ना, पानी देखिए ना क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है ना, तो उसका स्वाद भी अच्छा लगता है पीने में। तो पानी के जैसा होता है ना, ये बहुत क्षारीय होता है, ना बहुत ही अम्लीय होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। अगर 7 से कम, अगर इधर स्केल की तरफ 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, अगर 0 1 है तो बहुत ही ज्यादा अम्लीय है ना। 3 4 5 6 तो कम कम अम्लीय है ना, कम कम है। अगर 7 से ऊपर, मतलब 8 की तरफ जा रहा है स्केल, अगर 8 जा रहा, 9 जा रहा, 10 जा रहा, तो इधर अगर जाएगा तो क्षारीय होगा। ये जो है, अगर इधर जाएगा तो क्षारीय होगा, मतलब एल्कलाइन होगा, ठीक है। 7 से अधिक होगा तो जो है एल्कलाइन होगा, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब नापने का एक इंगित करने का तरीका, पीएच मान निकालने का, ठीक है, जो इसके नापते हैं। तो 0 से 14 तक है, ये जान लेना, 0 से 14 तक नापा जाए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि किसी चीज का अगर मापा जाता है, जैसे खून का है, पूछते हैं कि कितना पीएच मान होता है ना, हर चीज का पीएच मान आता है ना, तो अलग अलग। तो ये है। तो आई होप मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज मैं 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगी, ज्यादा बन नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जो भी क्लास में पहली बार आए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और और हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और बताएं कि कैसे हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो चलिए, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।